हेलो एवरीवन। सेकेंड चैप्टर में जो हमारा लास्ट टाइम चल रहा था, ठीक है, उसी को ही मैं दोबारा कंटिन्यू करूंगी। इस टाइम हम पढ़ रहे थे एंगुलर और रेडियल नोड्स के बारे में। तो मैंने बताया था जनरली जो एंगुलर नोड्स क्या थे, जो किसी पर्टिकुलर प्लेन में से पास कर रहे थे, ठीक है, क्लियर। और जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जैसे कि ये 2px है, तो लोब्स कहाँ पर है, एक्स के लॉन्ग है ना, एक्स एक्सिस के लॉन्ग इसके लोब है पी ऑर्बिटल के, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो पिंक रीजन है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन यहीं कहीं मिल सकता है 2p ऑर्बिटल में, ठीक है। तो कहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, आप देखो यहाँ पे ना, ये जो है सारा ये दो तरह के पिंक रीजन दिख रहे होंगे आपको, है ना। बीच में आपको डिसकंटिन्यूटी दिख रही है ना, ऐसा लग रहा है दो अलग अलग बॉल अटैच कर दी हो, है ना। मतलब ये पूरी बॉल नहीं है, ठीक है, दो अलग अलग बॉल आपने अटैच कर दी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक चीज देख सकते हैं कि अगर इन दोनों के बीच में जो जगह खाली है, खाली स्पेस है, इसमें से अगर हम जेड वाई प्लेन पास करें, कौन सा, जेड वाई प्लेन पास करें, तो हम क्या देखते हैं कि ये जो खाली जगह है जिसमें से जेड वाई प्लेन पास हो रहा है, तो ये इसका एंगुलर नोड है, ठीक है, क्लियर। और उसका हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था, है ना। अगर कोई भी आपकी ऑर्बिटल है, ठीक है, उसके आपको नोड्स कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो आपको पता है टोटल नंबर ऑफ नोड्स किसके इक्वल होते हैं, n-1 के इक्वल होते हैं। n-1 के इक्वल आपके टोटल नंबर ऑफ नोड्स होते हैं, और उसमें से एंगुलर नोड्स कितने होते हैं, n-l-1, ठीक है। मान लो 4 में से दो आपके एंगुलर नोड्स हैं, ठीक है, टोटल नोड्स मान लो 4 है, उसमें दो एंगुलर नोड्स हैं, तो रेडियल नोड्स कितने हो जाएंगे फिर। रेडियल नोड्स निकालने के लिए आप टोटल नोड्स में से एंगुलर नोड्स को माइनस कर दो, ठीक है, दैट्स इट। और एक चीज याद रखना कि जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है, एन की वैल्यू बढ़ती है, ऑर्बिटल का साइज भी वैसे वैसे बढ़ता है। अगर हम यहाँ पर देखो कंपेयर करें, अगर साइज पूछा जाए आपसे कि किसका बड़ा होगा, 1s 2s 3s 4s, ठीक है, तो ऑल दो सभी s है ना, और सबशेल तो आपकी सारी s हैं चारों केस में, बट डिफरेंस है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में। इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, इसका 3 है, इसका 2 है, इसका 1 है। तो जिसका जितना ज्यादा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, उसका साइज उतना ज्यादा है, ठीक है। साई एंड साइज का हमने पढ़ा था, आई डोंट थिंक सो उसमें कोई इश्यू आया आपको, क्लियर। अगर मैं आपसे कंपेयर करूं, पूछूं कि बताओ 4p 3p और 2p में किसका साइज सबसे बड़ा होगा, क्वेश्चन आ जाए कि 4p 3p और 2p में सबसे बड़ा साइज का क्या ऑर्डर रहेगा तीनों में से, तो सिंपल सी बात है, तीनों p है, तो हम किस पे जाएंगे, हम देखेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना। तो 4p बड़ा है 3p से, और 3p बड़ा है 2p से, ठीक है। अगर सिमिलरली आप डी ऑर्बिटल्स की बात करें, देखो डी ऑर्बिटल्स दिखाती हूँ आपको, ये डी एक्स वाई है, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, एंड द फिफ्थ वन इज योर डी जेड स्क्र। तो डी जेड स्क्र में देखो जेड के अराउंड लोब है, ये लोब है जेड एक्सिस के लॉन्ग, और इसकी चारों तरफ एक रिंग बनी हुई है, ठीक है, ये शेप है आपकी डी जेड स्क्र ऑर्बिटल की। वेर एज इन केस ऑफ डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, क्या होगा, आपका जो लोब है वो किस किस के अलोंग है, अगर ये वाली एक्सिस आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाली एक्सिस आपकी एक्स एक्सिस है, एंड ये वाली एक्सिस आपकी वाई एक्सिस है। अगर आपके लोब कहाँ है, एक्स एक्सिस पर है और वाई एक्सिस पर है, तो ये कौन सी ऑर्बिटल है, ये आपकी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल है। उसके बाद डी वाई जेड कैसी होगी, डी वाई जेड कैसी होगी, मैंने बताया था आपको, डी वाई जेड का मतलब प्लेन, जो ऑर्बिटल है वो वाई जेड प्लेन में है, कहाँ पर है, वाई जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन कौन सा होगा बच्चे, देखो ये वाई एक्सिस है ना, और ये जेड एक्सिस है ना, ये वाली पूरी जेड एक्सिस है और ये वाई है, ठीक है। यहाँ से ये जो प्लेन होगा, ये जो प्लेन यहाँ पर पास करेगा इन एक्सिस से, वो आपका वाई जेड प्लेन होगा। मतलब अगर मैं इन एक्सिस पर कोई पेपर लगा दूं सिंपल, वाई और जेड पर एक कोई पेपर मैंने यहाँ पे लगा दिया, मान लो एक शीट ऐसे मैं समझो सपोज करूँ, तो वो कौन सा प्लेन शो करेगा, वो वाई जेड प्लेन शो करेगा। तो देखो ये जो लॉब्स हैं ना, तो ये जेड पर है, अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, और ना ही ये एक्स पर है, देखो एक्स पर नहीं है, एक्स पर होता ना तो ऐसे दिखाया होता, ये पूरा, और ब्लैक जो एक्सिस है वो बाहर से इसमें निकाली हुई दिखाई होती,
बाहर से निकली हुई दिखाने का मतलब क्या है कि एक्सिस इसके अंदर से होके आ रही है ना, तभी हमको यहाँ पे दिख नहीं रहा कुछ। यहाँ पर ऐसा नहीं दिखा रखा, यहाँ पे एक्सिस देखो पूरी ब्लैक दिख रही है ना, पूरी, ऐसा कहीं नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये जो लोब है ना, पिंक कलर का लोब, ये एक्स एक्सिस से पास नहीं करता। ठीक है, क्लियर। तो ये आपका आपका क्या बोलते हैं, डी वाई जेड है, डी वाई जेड। आपके लोब्स हैं वाई जेड प्लेन में, 4 लोब्स। ओके, अब देखो बात कर लेते हैं डी एक्स जेड की। तो डी एक्स जेड में 9 लोब्स कहाँ होंगे, एक्स जेड प्लेन में होंगे। एक्स जेड प्लेन कौन सा जी, अगर एक्स एक्सिस ये है और जेड एक्सिस ये है, तो एक्स जेड प्लेन हो जाएगा ये वाला, दिस वन, ये पूरा प्लेन। इवन मैं पूरा ज्यूम करूँ तो दिस से लेके दिस टू दिस टू दिस, ये सारा आपका जेड एक्स प्लेन हो जाएगा या एक्स जेड प्लेन हो जाएगा, दोनों में से कैसे भी। सिमिलरली एक्स वाई में आपके ऑर्बिटल एक्स वाई प्लेन में होंगे। एक्स वाई प्लेन भी देख लो, अगर वाई एक्सिस ये है, एक्स एक्सिस ये है, तो सपोज करो ये जो प्लेन होगा ना, यहाँ से इसको ए ऐसे और ऐसे टच करता हुआ, वो आपका एक्स वाई प्लेन होगा, उसमें ये आपके ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, बाकी एल की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। एल की वैल्यू 0 है, एस के लिए 1 है, डी के पी के लिए 2 है, डी के लिए 3 है, एफ के लिए एंड सो ऑन। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल। एनर्जीज हमने देखनी है ऑर्बिटल्स की कि किसकी ज़्यादा है और किसकी कम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यही आपको आगे जाकर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना सिखाएगा, कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं डिफरेंट सबशेल में, वो हमको उनकी एनर्जी से डिसाइड करना होता है। ठीक है, जिसकी एनर्जी कम होती है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाता है, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1s से ग्रेटर देन है कौन, 2s एंड 2p। ठीक है, ये हाइड्रोजन एटम के लिए है, ये जो ऑर्बिटल का ये ऑर्डर दिया है ना, ये सबके लिए नहीं, हाइड्रोजन के लिए। क्योंकि हाइड्रोजन में क्या है, हम आपको बताएं, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, और जो एक इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाता है बच्चे, वो 1s में जाता है। ठीक है, बाकी ऑर्बिटल्स खाली हैं। ठीक है, अगर बाकी ऑर्बिटल्स खाली हैं, जैसे 2s 2p दोनों खाली हैं, तो इनकी एनर्जी सेम होगी। जब तक ये खाली है तब तक इनकी एनर्जी सेम है। ओके, और 3s और 3p और 3d तब तक, 4s 4p 4d 4f तब तक। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, एक ऑर्डर मैं आपको अभी समझाऊंगी, एक और अच्छे वाला बताती हूँ कैसे करना है। यहाँ पर हमें 2 चीजें समझनी है। एक तो डीजनरेट ऑर्बिटल्स क्या होती है, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। डीजनरेट ऑर्बिटल्स क्या होती है, जिनकी एनर्जी इक्वल होती है। सपोज करो यहाँ पर इन्होंने ऐसे बोल दिया, यहाँ पर इन्होंने हाइड्रोजन एटम के लिए लिखा है 2s और 2p इक्वल है, इक्वल लिखा है ना, तो मतलब यहाँ पर 2s एंड 2p डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, बिकॉज देयर एनर्जीज आर इक्वल। ठीक है, नाउ सिमिलरली 3s एंड 3p आर इक्वल इन एनर्जी, so 3s and 3p will be degenerate. So what is so I think degenerate is not a much issue for you. ठीक है, तो if I talk about ground state, तो for an atom what will be its ground state? For any atom the ground state will be the most stable state. ठीक है, ग्राउंड स्टेट किसी भी एटम की वो मोस्ट स्टेबल उसकी स्टेट है, जहां पर वो मैक्सिमम टाइम रिसाइड करता है। ठीक है, ओके। और एक्साइटेड स्टेट क्या होती है बच्चे, एक्साइटेड स्टेट होती है whenever an electron absorb energy or heat from anywhere, from surrounding or from some photon, ठीक है, तो then it will excited to some another higher energy level. So to make it more clear, let us see this diagram figure 2.16. okay, clear। अब देखो सपोज करो 1s का एनर्जी नीचे दिखाया है, जब तक ये एम्प्टी है तब तक की बात कर रहे हैं, 1s सबसे नीचे है, 2s एंड 2p सेम लेवल पे दिखाए हैं, 3s 3p 3d को भी सेम लेवल पे दिखाया है। सपोज मेरा इलेक्ट्रॉन 1s में है एंड 1s जो है उसकी ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, मतलब 1s में ही रहता है नॉर्मली। ठीक है, जब तक हम कोई कंडीशन ना लगाएं वो नॉर्मली 1s में रहता है। ठीक है, ओके, तो 1s उसका ग्राउंड स्टेट है। If this electron absorbs energy from somewhere, ठीक है, from some source, ठीक है, then it will excite it to some higher energy level. Higher what?
It may be this one 2s, it may be 2p, it may be 3s, 3p and 3d, depends upon how much energy it absorbs. If it absorbs a little energy, that may transfer it from 1s to 2s, then the excitation will be from 1s to 2s, है ना. If the amount of the energy that is absorbed by the electron is much higher, then it may go from 1s to 3s, है ना. ओके, तो आपको पता चल गया ग्राउंड स्टेट उसकी मोस्ट स्टेबल स्टेट है जहां पर वो मैक्सिमम टाइम रहता है, एंड एक्साइटेड स्टेट उसकी वो स्टेट है जहां पर वो जनरली थोड़े समय के लिए रहता है. और कब रहता है, जब कब जाएगा वहां पर, जब वो कहीं किसी सोर्स से कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले. ओके, क्लियर. उसके बाद इस पेज पर जो हमने पढ़ना है, यस, अगर आपको बोले ये तो से आपके किसके लिए थे, ये जो आपका ये एनर्जी ऑर्बिटल का ये जो ऑर्डर है ये सिर्फ हाइड्रोजन के लिए है. बट इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम मतलब मोर देन वन, ठीक है, लाइक हीलियम, लिथियम, एनीवेयर, ठीक है, एनी एटम दैट इज एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ठीक है. ओके, तो अगर हम इफ वी टॉक अबाउट मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, ठीक है, so the order of their orbitals, energy of the orbitals will be for particular principal quantum number, the orbital energy will increase in the order s, p, d, f. हायर किसकी है, f की है. छोटी कम एनर्जी किसकी है, s की है, ठीक है. अगर मैं बात करूं 4 हाँ, मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 की बात करती हूँ, तो 4 के लिए क्या क्या हो जाएंगे ऑर्बिटल्स, 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए 4s, 4p, 4d एंड 4f, ठीक है. अगर मैं बोलूं कि इनकी एनर्जी कंपेयर करो फॉर एन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, ठीक है, फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए इनकी एनर्जी क्या होगी, 4s की सबसे कम होती है, फिर 4p की होती है, फिर 4d की होगी और सबसे ज्यादा होगी आपकी 4f की, ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन पहले वहां जाएगा जिसकी एनर्जी सबसे कम है, मतलब 4s में. इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाएगा, फिर जाएगा जब 4s फुलफिल हो जाए या सिंगली ऑक्यूपाइड हो जाए, नहीं, जब 4s फुलफिल हो जाए फिर जाएगा वो 4p में, और जब 4p फुलफिल हो जाए फिर वो जाएगा 4d में, और जब 4d फुलफिल हो जाएगी फिर 4f में, देन उसके बाद वो नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल पे चला जाएगा, दैट इज योर नेक्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम n इज इक्वल टू 5. ओके, तो s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ये मैंने आपको बताया भी था, ठीक है. p में 6 आते हैं, p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 आ सकते हैं, d में मैक्सिमम 10 आते हैं और f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है, क्लियर. उसके बाद यहाँ पर हम पढ़ेंगे एक और चीज, शील्डिंग इफेक्ट. शील्डिंग क्या होती है, एंड देखो, अगर आप एटम को थोड़ा इमेजिन करो मेरे साथ, आप क्या देख रहे हो कि एटम होता क्या है, जनरली बीच में एक सेंटर में एक न्यूक्लियस है ना, दिख रहा है न्यूक्लियस, हाँ, इमेजिन करो, जस्ट क्लोज योर आइज एंड जस्ट इमेजिन. ओके, उस न्यूक्लियस के अराउंड में शेल्स हैं, है ना, कंसेंट्रिक शेल्स. कंसेंट्रिक मतलब जिसका सेंटर सेम होता है, डिफरेंट रेडियस के शेल्स हैं. ओके, ओके, क्लियर. अब इन शेल्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन, है ना, नो डाउट. तो मान लो मेरे पास 5 शेल है, उस एटम में 5 शेल हैं, और अगर मैं उस इलेक्ट्रॉन की बात करूं जो कि 5th शेल में प्रेजेंट है, जो 5th शेल में प्रेजेंट है, तो मैं उसकी बात करूं, अगर मैं उसको स्टडी करूं, तो क्या आप ये कह सकते हो कि 5th शेल वाला इलेक्ट्रॉन भी उतना ही अट्रैक्शन या उतना ही न्यूक्लियर चार्ज वो फील कर रहा होगा जितना कि फर्स्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो फील कर रहा है. 5th शेल का इलेक्ट्रॉन और फर्स्ट शेल का इलेक्ट्रॉन अगर मैं कंपेयर करूं, सपोज करो, तो क्या दोनों ही न्यूक्लियस से सेम अट्रैक्शन फील करेंगे क्या, तो एक्चुअली नहीं करेंगे, है ना. क्यों नहीं करेंगे, देखो ऐसा है, अगर मैं ऐसे बोलूं कि मैं पढ़ा रही हूँ, मेरे चारों तरफ बच्चों ने कंसेंट्रिक सर्कल्स बना लिए, ठीक है,
अगर तो तुम फर्स्ट सर्कल में हो, जो फर्स्ट सर्कल कौन सा होगा, जो इमीडिएट नेक्स्ट टू मी है ना, मैं सेंटर में खड़ी हूँ और मुझसे सबसे पास वाला सर्कल कौन सा है, फर्स्ट वाला है, ठीक है। और तुम खड़े हो फिफ्थ सर्कल में। ऐसे ऐसे मैंने 5 सर्कल बनाए जो मुझसे मतलब मेरे अराउंड है, मेरे अराउंड 5 सर्कल बने हुए हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, ठीक है। और तुम फिफ्थ सर्कल में हो, तो तुमको जो मैं बता रही हूँ, जो मैं तुम लोगों से इंटरेक्ट कर रही हूँ, तो तुमको क्या वो सेम इंटरेक्शन फील होगा जो फर्स्ट सर्कल में बच्चा खड़ा है उसको फील हो रहा है? तो व्हाट विल बी योर आंसर? योर आंसर विल बी डेफिनेटली नो, है ना। ऑब्वियस सी बात है, तुम मुझसे दूर खड़े हो, जो बच्चा मुझसे पास है, पास में मेरे है, वो मुझसे ज्यादा इंटरेक्ट कर सकता है, मुझे ज्यादा अच्छे से सुन पाएगा, समझ पाएगा, है ना। तो सिमिलरली ऐसे ही सेम चीज आप इलेक्ट्रॉन के लिए इमेजिन करो। जो फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है और जो फिफ्थ शेल में इलेक्ट्रॉन है, दे विल एक्सपीरियंस डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। ऑल द न्यूक्लियर चार्ज फॉर एन एटम विल बी सेम, बट वो जो एक्सपीरियंस करेंगे वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे कहते हैं कि जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनर इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे, अगर आपकी आउटर मोस्ट शेल आपकी फिफ्थ है, मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन फिफ्थ शेल में है, तो मेरी इनर मोस्ट शेल कौन सी हुई, ये इनर मोस्ट हुई मेरी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। तो ये मेरी इनर शेल्स होगी, इनर मोस्ट हो जाएगी फर्स्ट और इनर शेल्स हो जाएंगी 1 2 3 4, ठीक है, क्लियर। तो ये जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये शील्ड करते हैं किसको, आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को। शील्ड करना होता है बचाना, या किसी से एक शील्डिंग इज लाइक एक बैरियर क्रिएट करना, या फिर कुछ चीज को जाने से रोकना, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करना, मतलब आप कैसे भी इसको समझ सकते हो, ठीक है। तो ऐसा समझिए कि उन्होंने कुछ बैरियर पोज किया है जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है, तभी तो वो जो फिफ्थ शेल में इलेक्ट्रॉन है उसको उतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फील नहीं हो रहा जितना उसको होना चाहिए, ठीक है। अब इस चीज में देखो और एक और बात समझते हैं इसमें यहाँ पर। तो इसको ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया, इनर इलेक्ट्रॉन्स ने आउटर इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर दिया है। अगर तुम मेरे अराउंड चारों वो बच्चे खड़े हैं जो इनर सर्कल में बच्चे थे ना, उन्होंने तुमको शील्ड कर दिया है मुझसे, तुमको शील्ड कर दिया है मुझसे। इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ बैरियर क्रिएट कर दिया है, तभी तुम मुझे उतना अच्छे से मुझसे इतना अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे जितना ये इनर सर्कल वाले बच्चे कर पा रहे थे, उतना फिफ्थ सर्कल वाले बच्चे मुझसे इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये जो ऑब्स्ट्रक्शन इनर सर्कल्स के बच्चों ने क्रिएट किया या इनर शेल के इलेक्ट्रॉन ने क्रिएट किया, ये आपका शील्डिंग इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। दिस इफेक्ट इज नोन एज शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, क्लियर। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल, है ना, द इलेक्ट्रॉन in the outer shell will not experience the full positive charge of the nucleus, है ना। जितना न्यूक्लियस पे चार्ज है वो उतना फील नहीं कर पाता ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर प्रेजेंट इन द इनर शेल, ठीक है, ओके। The effect will be lower due to the partial screening of positive charge on the nucleus by the inner shell electrons, ठीक है। तो ये कहता है कि जो न्यूक्लियर इफेक्ट कौन सा, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, इस ये जो इफेक्ट है न्यूक्लियस का कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है, ये जो उसका इफेक्ट है वो कम हो जाएगा किस इलेक्ट्रॉन के लिए, जो आपका आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन है उसके लिए ये इफेक्ट कम हो जाएगा, क्योंकि इनर शेल के इलेक्ट्रॉन ने वहां पर एक शील्डिंग या शील्ड क्रिएट कर दिया, ठीक है, ओके। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि जो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज जो आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन फील करेगा ना, वो डिफरेंट होगा किससे, जो हम सोच रहे हैं ना। मान लो मैं कहूँ कि किसी न्यूक्लियस पे +15 का चार्ज है, कितना चार्ज है, +15, ठीक है। तो आउटर शेल वाला इलेक्ट्रॉन +15 कभी फील नहीं करेगा, है ना, वो उससे कुछ कम करेगा। इट मे बी +14.3, इट मे बी +14, है ना, हो सकता है ना, वो कम कुछ फील करेगा, ठीक है। तो +15 तो उसके ऊपर एक्चुअल चार्ज है ना, वो उसका एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज है, ठीक है। बट जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ने फील किया वो डिफरेंट था, और उसको हम क्या कहेंगे, जो आउटर इलेक्ट्रॉन आपका फील करेगा उसको हम कहेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है।
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो कि मैं आपको कह रही हूँ कि शायद जो में भी +14.2 या +14.4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर। तो दो चीजें याद रखनी, शील्डिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज समझ गए ना, जो चार्ज आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, वो नहीं होता जो न्यूक्लियस के ऊपर होता है, उसको तो हम न्यूक्लियर चार्ज ही बोलते हैं। जो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज होगा वो न्यूक्लियर चार्ज कहलाएगा। बट जो चार्ज आउटर इलेक्ट्रॉन फील करेगा, ऑब्वियसली वो कम फील करेगा। जितना न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज है एक्चुअली उससे कम फील करेगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल। ठीक है, तो वो जो चार्ज एक्सपीरियंस करेगा उसे बोलते हैं हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओके, क्लियर। तो एक बात याद रखना कि आपका जो आउटर शेल है, आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन जो अट्रैक्टिव फोर्सेस एक्सपीरियंस करते हैं, कहाँ से एक्सपीरियंस करेंगे? न्यूक्लियस से, है ना। न्यूक्लियस आपका पॉजिटिवली चार्ज है, और आउटर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिवली चार्ज है। तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, अगर आप न्यूक्लियर चार्ज को बढ़ा दो, ठीक है, ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा, उतना ज्यादा अट्रैक्शन फील करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, क्लियर। तो आपको अगर हमें बताएं कि चलो थोड़ा ऑर्बिटल्स के बारे में हल्का सा पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़े थे ना, कौन कौन से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका, सॉरी क्वांटम नंबर पढ़ते, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल, और आपका कौन सा था, ऑर्बिटल, और लास्ट आपका स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, क्लियर। तो जो आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर है जो आपको एल की वैल्यू बताता है। ठीक है, क्लियर। तो एल आपका चार, मान लो मैं चार ऑर्बिटल कंसिडर करती हूँ, एस पी डी एफ। एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। तो अगर आप एटम का स्ट्रक्चर देखो ध्यान से, तो जो एस इलेक्ट्रॉन होती है ना, एस ऑर्बिटल होते हैं, वो सबसे क्लोज होते हैं न्यूक्लियस के, है ना। न्यूक्लियस की सबसे क्लोज है 1s। न्यूक्लियस की सबसे क्लोज कौन है? 1s। 1s के बाद कौन आती है? 2s। 1s के बाद 2s आती है, और 2s के बाद कौन सी आती है? 2p आती है ना। 2s के बाद 2p आती है, और 2p के बाद आपकी 3s आती है। ठीक है, अभी मैं उसको डायग्राम दिखा दूंगी। तो मैं ऐसे हल्का से इसलिए समझा रही थी कि सबसे क्लोज कौन है? 1s है। तो यहाँ पर एक चीज हमें याद रखना कि जो इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में होता है, जो इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में होता है, वो बहुत ज्यादा टाइटली बाउंड होता है न्यूक्लियस से। ठीक है, एज कंपेयर टू जो इलेक्ट्रॉन p में होगा। मतलब आप दो ऑर्बिटल को कंपेयर कर रहे हो, एक s को और एक p को, दोनों में इलेक्ट्रॉन है। तो मैं कह रही हूँ कि कौन सा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज्यादा टाइटली बाउंड होगा। ज्यादा टाइटली बाउंड मतलब जो ज्यादा अट्रैक्शन फील करेगा। ठीक है, तो न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्शन कौन फील करेगा? तो मैं बता रही हूँ एस ऑर्बिटल का। एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ही ज्यादा टाइटली बाउंड होते हैं, ज्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं एज कंपेयर टू पी। और पी के जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा एक्सपीरियंस करेंगे एज कंपेयर टू डी। सिमिलरली डी के जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज या ज्यादा अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेंगे एज कंपेयर टू एफ। ठीक है, क्या? तो यहाँ पर ये तीनों चीजें आपने ध्यान रखनी है। अब एक इलेक्ट्रॉन की जब फिलिंग करेंगे ना, तो उनके एनर्जी का ऑर्डर ऑल दो हम आपको बता देंगे, बट एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसको बोलते हैं हम N+L रूल। क्या बोलते हैं? N+L रूल। अगर सपोज करो, अगर आप किसी भी ऑर्बिटल की एनर्जी चेक करनी है, तो आप क्या करो, N+L की वैल्यू निकालो उस ऑर्बिटल के लिए। क्या करोगे? N+L की वैल्यू निकालोगे। जैसे 4s है, 4s के लिए N+L क्या होगा? 4, तो उसका n की वैल्यू होगी 4s के लिए, है ना। n=4। l क्या होता है? l 0 है s ऑर्बिटल के लिए, है ना। 4+0 4 हो गया, है ना। तो आपको ऐसे ही अगर आपको कभी भी एनर्जी कंपेयर करनी है किसी भी ऑर्बिटल की, तो आप N+L रूल लगाइए। ठीक है, और जिसकी वैल्यू N+L की, जिसकी वैल्यू N+L की कम होगी, लोअर होगी, उसकी एनर्जी भी कम होगी।
जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। ठीक है, समझ में आया? मतलब दो अगर आपने करके देखा, दो एग्जांपल मैंने आपको दिया, एक में वैल्यू आ रही है 3 किसकी, n+l की, दूसरे में क्या आ रही है 5 आ रही है, तो एनर्जी किसकी कम होगी, जिसकी वैल्यू कम है, मतलब 3 की एनर्जी कम होगी और 5 वाले की एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, तो जिसकी वैल्यू कम है उसकी एनर्जी भी कम है। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पर उन्होंने कंपेयर करके दिखा रखा, ऑर्बिटल 1s 2s 2p, तो n+l की वैल्यू निकाले, ये n की है n के लिए, ये l की है, तो l क्या देखो, 1s के लिए n+l की वैल्यू 1, 2s के लिए 2, 2p के लिए 3, 2p के लिए 3, तो कैसे बढ़ रहा है ना वैल्यू, इधर 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, तो एनर्जी सबसे कम किसकी, जिसकी वैल्यू कम, तो सबसे कम है 1s की, फिर उससे ज्यादा होगी 2s की, है ना, और ज्यादा वैल्यू किसकी है 2p की, तो एनर्जी भी 2p की ज्यादा होगी। सिमिलरली आप इसमें भी निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर एक कंफ्यूजन आ गया, क्या कंफ्यूजन, अगर किसी के लिए n+l का वैल्यू सेम आ जाए तो क्या करूं है। अब देखो 3p को देखो और 4s को देखो, 3p में n का 3 है, l का 1 है, तो n+l 4 हो गया। सिमिलरली 4s में n 4 है, l 0 है, तो n+l आपका 4 हो गया। अरे बाप रे, दोनों का वैल्यू 4 आ गया है। अब क्या करूं, 3p की वैल्यू ज्यादा है या 4s की, तो फिर अगर आपको ऐसा हो जाए, ऐसा संकट आ जाए कि n+l का वैल्यू सेम आ गया है, देन चेक आउट द वैल्यू ऑफ n। अब क्या करोगे, दोनों में से कंपेयर क्या करें, अब n+l तो सेम हो गया, तो अब हम दोनों को कैसे डिसाइड करेंगे किसका एनर्जी ज्यादा है किसका कम है, तो हम दोनों की n की वैल्यू देख लेते हैं। n की वैल्यू देखोगे तो क्या पता चलेगा कि जिसका n का वैल्यू कम है ना बच्चे, जिसकी n की वैल्यू कम है उसकी एनर्जी भी कम होगी। ठीक है, ये कब लगाना है, अगर आपका n+l का वैल्यू सेम आ जाए, तो डिसाइड करने के लिए कि किसकी एनर्जी कम है किसकी एनर्जी ज्यादा है, जस्ट चेक आउट द वैल्यू ऑफ n। if here in case of 3p n is 3 and in case of 4s n is 4, so 3p has lower value of n, that is 3, है ना, तो 3p की एनर्जी क्या होगी, कम होगी, whereas 4s की एनर्जी 3p से ज्यादा होगी। ठीक है, क्लियर। अब देखो यहाँ पर 3d एंड 4p का करके दिखाया हुआ है, 3d के लिए भी 5 आ गया और 4p के लिए भी 5 आ गया, है ना, आ गया कि नहीं। अब क्या करूं, कैसे डिसाइड करूं, क्या करूंगी, n की वैल्यू देखूंगी। देखिए 3d के लिए n की वैल्यू 3 है, 4p के लिए n का वैल्यू 4 है, तो किसका कम है, 3d का कम है, तो 3d की एनर्जी जो है 4p से कम होगी। ठीक है, 3d की वैल्यू 4p से कम होगी। ओके, तो एक और चीज याद रखना, एक और पॉइंट याद रखो कि अगर आप ऑर्बिटल्स की एनर्जी को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, सेम सब शेल में, ठीक है, तो वो डिक्रीज कर जाएगी विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर वो डिक्रीज कर जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने आपको 5 एलिमेंट दे दिए, कौन कौन से, सपोज मैंने दे दिया हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, 4 दे दिए, चलो 5 छोड़ो, 4 दे दिए। अब मैं कहूँ कि इन चारों की मुझे 2s ऑर्बिटल बताओ कि किसकी ज्यादा हो, किसी पर्टिकुलर में, तो हम किसी पर्टिकुलर एटम का ऑर्डर तो हम देख के आगे n+l देख लिया हमने, है ना, n+l रूल लगा लिया। अगर एटम्स डिफरेंट हो, है ना, एटम्स डिफरेंट हो और ये पूछूं जैसे कि दे दिया हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, इन चारों एटम के पास जो 2s की ऑर्बिटल तो है, डेफिनेटली है, तो कोई मुझे बता दे कि किस एटम की 2s ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी, या फिर इन चारों की एटम की जो 2s ऑर्बिटल की एनर्जी का क्या सीक्वेंस बनेगा। तो आप मैंने बोला कि एनर्जी डिक्रीज करती है विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, जैसे जैसे
एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा उनकी उस सब शेल की एनर्जी डिक्रीज करेगी। जैसे सपोज करो हाइड्रोजन 1 है ना, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19 है ना। तो when you move from hydrogen to lithium, it means the atomic number is increasing, and when you move from lithium to sodium, atomic number is again increasing है ना। तो जैसे जैसे यहाँ पर हम एटॉमिक नंबर इसका इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब जो इनके 2s ऑर्बिटल है, 2s ऑर्बिटल है उसका एनर्जी ऑर्डर क्या होगा, जिसका एटॉमिक नंबर कम है ना उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, और जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। वाइस वर्सा याद रखना, ठीक है। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसकी एनर्जी सब शेल की कम होगी, जबकि जिसका एटॉमिक नंबर कम है उसकी एनर्जी सब शेल की ज्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज फीलिंग ऑफ ऑर्बिटल दिखाती हूँ ऑब्बो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऑब्बो का रूल बहुत अच्छा है, अभी दिखा देते हैं आपको। तो सिंपल सी बात है, ऑब्बो तो ये कहता है कि ग्राउंड स्टेट में, किसी एटम की ग्राउंड स्टेट में आपको इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं ऑर्बिटल्स में इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज, ठीक है। इनकी एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपने इलेक्ट्रॉन देने हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो ये फॉलोइंग ऑर्डर है, इसको याद रख लेना, ये ऑर्डर दिया हुआ है। सबसे पहले 1s को फुलफिल करते हैं, फिर 2s को, फिर 2p को, फिर 3s को, फिर 3p को। ये कैसे आया ऑर्डर पता है ना, n प्लस एल वैल्यू निकालकर, फिर 4s को, फिर 3d को, सो ऑन, ठीक है, सो 7s तक। फिर हमने क्या करना है फिलिंग के लिए, देखो फिलिंग के लिए हम क्या करेंगे, देखो इसको ना ऐसे लिखो बच्चे, इसमें बहुत अच्छा सा ट्रिक दिखाती हूँ। ये 1s लिखा, पहले लेवल पे क्या लिख दिया 1s, दूसरे पे लिख दो 2s एंड 2p, तीसरे पे क्या लिख दोगे, 3 लेवल लिख दो 3s 3p एंड 3d, सिमिलरली 4s 4p 4d 4f, है ना। तो आपने क्या करना है, जो आपका इलेक्ट्रॉन है सबसे पहले 1s में भेजो, 1s में जाएगा, फिर किस में जाएगा बच्चे 2s में, फिर इलेक्ट्रॉन जाता है 2p में, पहले जाता है, फिर जाएगा 3s में, फिर जाएगा आपका 3p में, फिर जाएगा 4s में, और ये फिर आपका 3d में, 4p में, 5s में, देन आपका 4d में, 5p में, 6s में, देन आपका 4f में, 5d में और 6p में। तो ये ऑर्डर आपको एग्जैक्ट याद रखना है। आपने कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है, पहले आपने 7 लिख लिया है ना, 7, 1 to 7 लिख दो। हम बता रहे हैं आपको कि हमें 1 में 1s ही पता है, 2 में 2s 2p पता है, 3 में 3s 3p 3d पता है, 4 में भी 4 पता है, 5 में 4 पता है, 6 में हमें सिर्फ 3 ही नॉन है, 6s 6p एंड 6d, 6f इज नॉट नॉन टू अस, ठीक है। सिमिलरली इन केस ऑफ 7 शेल में हमें 2 ही ऑर्बिटल्स का पता है, 7s है और आपका 7p का पता है, ठीक है, उससे आगे हमको नहीं पता है। 7 शेल में हमें 7s 7p का पता है, नेक्स्ट 7d होता है कि नहीं होता है, 7f होगा कि नहीं होगा, वो अभी तक किसी ने फाइंड आउट अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है, क्लियर। तो जितने एलिमेंट्स है हमारे पास वो 7p तक फुलफिल हो रहे हैं, ठीक है, उससे आगे अभी तक कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिला जो 7p से आगे उसके पास इलेक्ट्रॉन, मतलब जिसमें 7d है उसमें चाहे, ठीक है, क्लियर, ओके। तो यहाँ पर आपने सिर्फ इसको ऐसे एक मोतियों की जैसे कि आप मोती पिरो, ऐसा ऐसे इमेजिन करो, आप माला बना रहे हो, आपने पहला मोती कौन सा डाला माला में, 1s का डालना है, फिर आप जा रहे हो 2s का डाला मोती, फिर डाला आपने 2p का मोती डाला, फिर 3s का, फिर 3p का। तो ये पैटर्न आपको याद रखना है, ठीक है, आप जैसे मर्जी याद करो, आपको इस डायग्राम से याद रहता है, इस डायग्राम से याद रख लो। अगर आपको डायरेक्ट याद रहता है, जैसे इसमें लिखा हुआ है डायरेक्ट एज इट इज, अगर एज इट इज याद रख सकते हो तो एज इट इज लिख लो, कोई इशू नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज के पैटर्न में ऐड हुए, ठीक है। आज के लिए आई थिंक इतना ही है। पोल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है भी है, अभी जो लास्ट का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन्स की फिल करना आपको आना चाहिए, ये आपको आगे तक +2 +1 आगे कहीं हायर एनर्जी हायर क्लासेस में अगर आप जाओगे तो वहाँ भी आपको ये ऐसी चीज़ है जो आपको पीछा नहीं छोड़ेगी, ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है और बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है, ठीक है, क्लियर। थैंक यू सो मच।